अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये प्रोडक्ट इसमें चैप्टर के 5 हिस्से 4 हिस्से 5 चीजें बांटी थी ना। तो पोर्टर डन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ, वही सारे जो जनरल जनरल पॉइंट्स हैं। हाँ, पोर्टर वाले सवाल में अगर सिनेरियो नहीं बनाया तो फिर अगर उन फैक्टर्स फोर्सेस को डिस्कस करना है, सिनेरियो नहीं है, तो फिर तो वो जनरली वही पॉइंट्स ही बताने हैं बस कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी एक फोर्स होती है जो इन चीजों से बढ़ सकती है, बढ़ गई तो कंपटीशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होंगे। फिर वो सिर्फ ये स्ट्रेट जनरल आंसर है। आपके बचपन में कोई घर के इस्तेमाल की चीजें, कोई वॉशिंग पाउडर, कोई चाय को, कोई वीडियो, कोई ऑडियो जो अब नहीं होती, अब वो है ही नहीं, बिकती नहीं है। हाँ जी, है सीडी, रेडियो, अच्छा जी, कैसेट्स, अच्छा, और कोई खाने पीने की चीजें है स्पेसर टॉफी। अच्छा चले उलट, क्या वैसी खाने पीने की चीजें जो आपके बचपन में आपको नहीं याद पड़ती है? बंटी, गंदी बंदी मिल जाती है अभी भी। हाँ जी, अच्छा चले टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स, ये आप लोगों के बचपन, आप लोगों का बचपन, आपके पास थे कि नहीं थे ये नहीं पूछ रहा। मार्केट में स्मार्टफोन्स इतने कॉमन नहीं थे, वो बटन वाले फोन होते थे। और उससे भी पुराने दौर में ये मोबाइल फोन नहीं थे, तो वो लैंडलाइन होती थी। लैंडलाइन तो खैर अभी भी है, लेकिन ये लैंडलाइन ही होती थी बस। उससे भी पहले कबूतर होते होंगे, खत होते थे। कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च होता है, लॉन्च होते ही सुपर हिट हो जाएगा? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बार मार्केट में उसने जगह बना ली और सुपर हिट हो गया तो फिर वो मार्केट में हर जगह छा जाएगा। लेकिन कुछ साल या शायद काफी साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल जाएगी या लोगों के टेस्ट बदल जाएंगे, वो डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा। अब किस प्रोडक्ट में कितना साल लगेंगे ये उस प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स, परफेक्टली सारे नहीं, नॉर्मली मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, ये हो गई इनकी इंट्रोडक्शन। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा फेज नहीं है। फिर इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, ये इनकी ग्रोथ हो गई। फिर उसके बाद ये मार्केट में स्टेबल हो गए, ये हो गई इनकी मैच्योरिटी। फिर इनकी बर्बादी शुरू हो गई और ये हो गया डिक्लाइन। तो ये 4 फेजेस होते हैं एक प्रोडक्ट की जिंदगी में। किस में कितना टाइम लगता है ये उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और क्या हर प्रोडक्ट की जिंदगी में 4 फेज होंगे? नहीं, हो सकता है कोई लॉन्च होते ही छूस होकर खत्म हो जाए, वो सक्सेसफुल ही ना हो सके। कुछ ऐसे होंगे जो डाउनवर्ड होने से पहले पहले वो डिजाइन में थोड़ी सी चेंज करें, कुछ नया नाम रखें, कोई ऐसी अट्रैक्टिव ऐड बनाए कि लोगों को लगे शायद यही हमारी जिंदगी का हाल है, और वो फिर मैच्योरिटी से ऊपर ग्रोथ की तरफ निकल जाए। तो एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जनरली किसी भी प्रोडक्ट की जिंदगी में ये 4 फेजेस हैं। और जब मर जाएगा तो दफनाना भी है, तो वो ऐसा इसके फेज में काउंट नहीं होता, लेकिन डिस्कशन में हो सकता है। उसको कहते हैं विदड्रॉल, यानी मार्केट से बस निकल जाएगा। ये इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के जब फेजेस डिस्कस हो रहे होंगे तो इस फेज का हिस्सा नहीं है। फेजेस ये 4 हैं, लेकिन ये भी उसके बाद के असरात हैं। इसी तरह इंट्रोड्यूस, ऐसी ख्वाब आएगा अचानक थोड़ी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पीछे उसकी प्लानिंग की होगी, फार्मूला बनाया होगा, तो इससे पीछे R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है ये 4 स्टेजेस, और उन 4 स्टेजेस से उरा परा भी अगर जबरदस्ती बना ले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विड्रॉल। इस थ्योरी तो खैर ये नहीं है, लेकिन बहरहाल इस कॉन्सेप्ट का कौम को फायदा क्या है? जो बिजनेसेस मार्केट में ऑलरेडी हैं और इस प्रोडक्ट को वो बेचते हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट इस फेज में चल रहा है जिंदगी के, तो उस बिजनेस के डिसीजंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या फिक्रें हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं?
कि बस स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, बस मजीद ग्रो कैसे करें, उनकी फिक्रें मजीद ग्रोथ की तरफ होंगी। फिर अगर उस प्रोडक्ट का मेच्योरिटी फेज चल रहा है तो फिर उस वक्त जो बिजनेसेस मौजूद हैं उनकी फिक्रें क्या हो सकती हैं कि मेच्योरिटी को डिक्लाइन से पहले पहले मजीद बढ़ाया जा सके या मजीद ऊपर की तरफ निकल सकते हो। डिक्लाइन फेज में है तो वापस मेच्योरिटी पे या ग्रोथ पे कैसे जाना है, या फिर अगर नहीं आ पा रहे तो फिर रुकें या जाएं। जो बिजनेस मौजूद है उनकी ये फिक्रें हो सकती हैं। और अगर किसी नए बिजनेस में एक प्रोडक्ट की मार्केट में छलांग लगानी है तो उसको ये फेजेस जानना क्यों जरूरी है। अभी कोई खुशी खुशी नया है कि हम लोग सीएनजी स्टेशन खोलने लगे हैं, वो इतने बड़े से महंगे से एरिया में सीएनजी स्टेशन खोल ले वो, या गैस वाले गुब्बारे बनाना शुरू कर दे, तो अब वो इस मार्केट में एंटर होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी क्योंकि गैस खत्म हो रही है मुल्क से, है ना, खत्म हो रही है। तो किस प्रोडक्ट की मार्केट में किसी ने एंटर होना है उसको ये पता हो कि वो प्रोडक्ट अभी कौन सी स्टेज पे चल रहा है, ताकि वो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज बनाएगा, और जो पहले से मार्केट में मौजूद है वो अकॉर्डिंगली वो भी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिस बुजुर्ग ने भी कॉन्सेप्ट बनाया था, तो कॉम का उसमें ये फायदा है कि प्रोडक्ट किस स्टेज ऑफ लाइफ में है तो उसके मुताबिक डिसीजन होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और कि अगर बिजनेस अभी यहां खड़ा है तो उसने ये सारी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हुए उसने ये सारी लाइफ की एक्सपेक्टेशन लगानी होगी कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग एनपीवी, तो कितने साल तक ये प्रोडक्ट चल जाएगा, एस्टीमेट लगाएंगे। और उस बिजनेस को इन फेजेस का अंदाजा होना किस काम का है, किस फायदे का है, ताकि जो यूनिट्स निकाल रहे होंगे वो अकलमंदी से निकाले ना, वो रियलिस्टिक होकर निकालें। वो जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं और अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट 10 साल तो मार्केट में गुजारेगा, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से साल कौन कौन से फेज के होंगे और क्या फायदा उस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट होने का। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में लगे हूं, एनपीवी निकाल रहा है, 10 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, तो ये फेजेस का पता होना उसको क्या फायदा देगा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के। एक्सपेंसेस कब कब कौन से होने, क्योंकि जब बिजनेस ने इधर तीसरे चौथे साल में आना है तो हो सकता है मजीद खर्चा करना पड़े, फिर बिजनेस ने यहां पहुंचना है तो हो सकता है बहुत हैवी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, नहीं यहां पर हो सकता है हमें डिस्काउंट देने पड़े। तो बिजनेस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हुए जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगा है उसकी लाइफ का उतार चढ़ाव पता होगा तो वो सही कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएगा। इसमें करना क्या है, एक तो आपने इन चारों की अंग्रेजी को रट्टा लगाना है, रट्टा खैर क्या लगाना है समझाया है आपको, वो याद करनी है। फिर इसमें ये जो मैंने मिसालें दी हैं कि इनको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हुए इन फेजेस का अंदाजा लगाना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंगली प्लान करें, और खर्चों का प्लान। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बताइए आपको। अब अंग्रेजी पढ़ते हैं और जिस जिस कॉन्सेप्ट बताया आपको, अब इसमें अंग्रेजी एक एक करके देखते जाते हैं, जो पूछना हो फिर। ये चारों फेजेस की जो शान में एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये याद करना है आपने, इसलिए पढ़ लें, एक एक करके चलते हैं। जिस अंग्रेजी में जो पूछना हो फिर इंट्रोडक्शन फेज की पढ़ लें अंग्रेजी। जी इंट्रोडक्शन, इसमें हमने अभी चूंकि लॉन्च किया होगा तो सेल्स की डिमांड होगी अभी, और अभी हमारी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा चल रही होंगी और हम कोशिश कर रहे होंगे कि अपनी सेल्स को किस तरह बढ़ाए। चूंकि प्रोडक्शन थोड़ी हो रही होगी तो इसलिए हमारी रनिंग कॉस्ट ज्यादा चल रही होंगी। प्रोडक्शन थोड़ी हो रही है तो प्लांट तो पूरी बिजली ले रहा है, तो अभी हमारी रनिंग कॉस्ट ज्यादा है लेकिन सेल्स अभी लो है, अभी प्रॉफिट में हम नहीं गए होंगे। ग्रोथ हाँ जी, ग्रोथ फेज। इस फेज में टोटल सेल्स की डिमांड फास्टर रेट पे ग्रो कर रही है, और जब मार्केट प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा तो नए नए दुश्मन भी अपनी दुकानें खोलेंगे आगे, क्योंकि उनको फायदा नजर आ रहा होगा।
तो अब हम कमाना शुरू कर चुके होंगे। सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट तो डिपेंड करता है ना कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने कंट्रोल्ड हैं। अगर मार्केट अच्छी चल रही है, प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा है और हम अपने एक्सपेंसेस ही कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर भी लॉस में जा रहे होंगे। तो प्रॉफिट की बजाय सेल्स। मैच्योरिटी फेज में एनुअल सेल्स तकरीबन स्टेबल हो जाएंगे, तकरीबन जैसे तकरीबन ये अगर मैं सीए एजुकेशन की बात करूं तो ये नहीं कि हर नए बैच में दूर दूर से लोग ग्रो आ रहे हैं सीए करने के लिए, ऐसे नहीं है। हर दफा तकरीबन उतने ही बच्चे आ रहे हैं। तो ये मैच्योरिटी फेज में चल रहा है। एनुअल सेल्स तकरीबन स्टेबल है। प्राइसेस हैं जी, क्या हो गया समझ नहीं आई? बच्चे भेज रहे हैं? अच्छा, वो जो बच्चे ने आगे लेक्चर बेचने शुरू कर दिए। ओके, मजीद ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि मार्केट स्टेबल है। अब मजीद ग्रोथ की तरफ नहीं, जितना अरसा मैच्योरिटी फेज रहेगा तब तक रहेगा। अब ऐसे में अगर दूसरे दुश्मनों को कंपीट करना है तो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और नीचे की मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। क्या होती नीश? अपनी नीश स्टैब्लिश कर लिया, मतलब अपना एक स्पेसिफिक कस्टमर है, बस वही लगे बंदे लोग हैं। तो ये किसी और जबान के लफ्ज है शायद, ये नीच नहीं लिखा हुआ नीश। नहीं, इसमें डिक्लाइन क्यों नहीं आएगा? देखें, जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया हुआ है तो उस वक्त जोर लगा के ना सिर्फ ये कोशिश हो रही है कि ये जितना प्रोलॉन्ग हो सके। डिक्लाइन तो आना ही आना। कोई बिजनेस होगा, कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें कोई थोड़ी सी इनोवेशन आए और वो मैच्योरिटी से दोबारा ग्रोथ की तरफ चला जाए, वरना नॉर्मली मैच्योरिटी या तो 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल डाउन जाना ही जाना है। सब लोग कोशिश सिर्फ इतनी कर रहे होते हैं कि हम इस फेज में कितनी दूर तक सर्वाइव कर जाएंगे। नहीं, हम मार्केट में अब ग्रोथ तो नहीं हो रही है। जब ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर आपस में हमने अपने कंपैरेटर्स को कैसे हराना है? या तो हम लोग प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर लें या फिर अपने कस्टमर्स लेके साइड पे हो जाए। देखें, या तो हमने प्रोडक्ट अच्छा कर लिया ना तो फिर भी हम सर्वाइव करेंगे, या फिर हम कुछ ऐसा कर लें कि खास किस्म की कस्टमर्स की क्लास हो जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो हम प्रोडक्ट को अगर नहीं भी डिफरेंशिएट कर पा रहे, हम कोई ऐसे ऐड चलाए कि लोग अपना स्टेटस सिंबल समझे कि हम तो ये वाला प्रोडक्ट खरीदने वाले। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, चलो अपनी नीश डेवलप कर ले। और डिक्लाइन, ये अब हम आस्ता आस्ता कवर की तरफ जा रहे हैं। तो एनुअल सेल्स तो होती जानी है फॉल। तो अब हमें खर्चे फिर कम करने पड़ेंगे और सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेल्स हो गई है डाउन। तो हमें अपने खर्चों को सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अब डाउनवर्ड्स ही है। तो अगर हम बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट कर भी लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हैवी एडवर्टाइजमेंट का वहां फायदा होता है जहां भी ग्रोथ चल रही हो। तो अभी हमें या तो इनोवेशन की जरूरत है या हम आगे जाना चाहते हैं। नहीं, नीचे उतर ही रहे हैं तो बस संभाल के कदम रखने हैं बस। ये 4 फेजेस की अंग्रेजी आपने करनी है याद। हाँ जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, इसमें ना अब इनकी अंग्रेजी तो है, इनके ऊपर खर्चे क्या क्या हो सकते हैं उनकी एग्जाम्पल्स भी हैं कि इन फेजेस में किस किस तरह के खर्चे हो रहे होते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स करनी है आपने याद। कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं, जब हम लोग R&D स्टेज में, जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ये उससे भी पहले की चीज है। तो अभी हम फार्मूला बना रहे हैं, मार्केट सर्वेज कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं मार्केट में गुंजाइश है, प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें। तो अभी क्या खर्चे हो रहे होंगे? हमारे सर्वे के खर्चे हो रहे होंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट फार्मूला बनाने के खर्चे हो रहे होंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, यानी फिजिबिलिटीज बनवा रहे होंगे। जब प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट तो होंगी हाई, क्योंकि अभी इस वक्त थोड़े यूनिट्स बना रहे होंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होंगी और हमें मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट लॉन्च करके ये भी इंश्योर करना होगा कि कस्टमर्स तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी एंगेज रखना पड़ेगा। तो ये है इंट्रोडक्शन में होने वाले खर्चे। फिर जब ग्रोथ में जाएंगे
तो हमें फिर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने पे खर्चा करना पड़ सकता है। अच्छा, ये एक्सपेंसेस नहीं है, खर्चे हैं। प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना कोई एक्सपेंस हो रही है, लेकिन बात खर्चे की हो रही है, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है, खर्चे की बात हो रही है। फिर हमें स्टॉक्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, हमें स्टॉक्स बढ़ाने पड़ेंगे अगर ग्रोथ फेज में चले गए तो। मैच्योरिटी फेज में अगेन मार्केटिंग तो है और बिजनेस चलाने का खर्चा भी है, यानी मैच्योरिटी फेज में बस चलाने का खर्चा है, हमने बस मेंटेन रखना है उसको। और डिक्लाइन के अंदर भी मेंटेन तो रखना है, लेकिन लोगों को कन्विंस करने के लिए कोई डिस्काउंट्स वगैरह, कोई स्पेशल ऑफर्स देनी पड़ रही होंगी। और जब मार्केट से बाहर निकल जाएंगे तो प्लांट उखाड़ने के खर्चे, फैक्ट्री की शक्ल ठीक करने के खर्चे, और जो प्रोडक्ट्स बेच दिए हुए वो चूंकि वारंटी देके बेचे हुए तो उनको भी निपटाना पड़ेगा। ये हैं इन 4 फेजेस में होने वाले खर्चों की मिसालें। जी देखिए, हमने ना कभी ढलवान पे उतरे नहीं? अच्छा, जब हमने नीचे उतरना है ना तो हमने बहुत जमा जमा के कदम रखने, और अगर कोई आसपास है दोस्तों को हाथ पकड़ के चलेंगे, क्योंकि अगर हमें इधर उधर सपोर्ट ना मिली तो तेजी से स्लिप होंगे, क्योंकि डिक्लाइन तो हो ही रहे हैं। तो अब हमें ना कस्टमर्स की जैसे तैसे भी मिनटें करके सेल्स करवानी है, वरना हम तेजी से नीचे जाएंगे। तो इसलिए हमें फिर डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग अब इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में, तो डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं, प्रमोशंस लगानी पड़ रही हैं, ताकि ये जो ऑफ सीजन सेल्स होती हैं ये लगानी पड़ रही हैं। अगर ये भी नहीं करेंगे तो जल्दी नीचे गिर जाएंगे, तो इसलिए ये डिक्लाइन में है। जी अगर हमने यहां से निकलना है तो पोर्टर में भी पढ़ा था कि अगर शट डाउन के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, शट डाउन ही क्या था, शट डाउन ही था। अगर बहुत, वो मैंने मिसाल दी थी आपस की दुश्मनी की, कि अगर किश्तियां जला के आए हैं, यहां से हम जहां जा नहीं सकते, बहुत हैवी खर्चे पड़ेंगे, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की कि विड्रॉल खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, ये तो फिर बिजनेस ने डिसीजन करना है ना कि डिक्लाइन फेज कितना हम और घसीट लेंगे या बस चलो निकलें, ये तो बिजनेस है फैसला करना। यानी डिक्लाइन फेज में एग्जिस्टिंग बिजनेस इस डिसीजन मेकिंग में होगा कि आपका फेवरेट टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, कंटिन्यू और शटडाउन, तो वो इस फेजेस में बिजनेस डिसीजन कर रहा होगा। अच्छा, इन खर्चों की लिस्ट को रट्टा बेशक लगाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और उसके लिए ना बिजनेस बन के सोचते हैं। दोबारा बताता हूं, अब एक बार सामने लिस्ट आ गई ना, दोबारा बात करते हैं। बिजनेस है जी हमारा, और हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था, क्या प्रोडक्ट बेच लें? हाँ जी, क्या हो गया? हाँ हाँ, कुछ बताओ ना, कुछ नया प्रोडक्ट बेचते हैं। शैम्पू तो पहले भी कुछ नया आया, मीठा बर्गर, चले मीठा बर्गर बेचते हैं, और उसमें एनर्जी भी होगी और दिमाग भी तेज होगा, बादाम भी डाले होंगे। तो अब हमने चलो बेशक मीठा बर्गर बोंगी सी बात है, लेकिन इंट्रोडक्शन फेज में बिजनेसमैन बन के सोचें। हमारी फिक्रें क्या होंगी कि कस्टमर्स तक पहुंच जाए खैरियत से, अगर पसंद आया तो फिर ग्रोथ में हम लोग जाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर हमारी पहली फिक्र यह है कि कस्टमर्स तक पहुंच जाए। तो कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम है कस्टमर्स तक पहुंचाना, हो गया इंट्रोड्यूस, ग्रोथ, पसंद आ गया कस्टमर्स को। अब जब कस्टमर्स को पसंद आया है तो अब लोगों के अंदर एक उम्मीद लग रही है कि ये इनका मूड बन रहा है, मीठे बर्गर और खाएंगे। अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत खर्च करेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, नई मशीनरियां भी खरीदनी पड़ सकती हैं, ग्रोथ है, ग्रोथ बढ़ गई, बहुत हिट हो गए हम लोग, अब हर घर में मीठे बर्गर खाए जा रहे हैं। तो अब मजीद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। अब हमने बस ये इंश्योर करना है कि ये मीठे बर्गर इनका टेस्ट बना रहे, ये नमकीन की तरफ ना जाए। तो हमें फिर से एडवर्टाइजमेंट ही करनी पड़ेगी, कुछ बच्चों की वीडियो लगानी पड़ेगी कि वो मीठे बर्गर खाते हैं, स्कूल पास हो जाता है, तो उनको हमें स्टिल हमें एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग नए प्लांट नहीं लगा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मजीद ग्रोथ नहीं है। लेकिन अब तो और भी बहुत सारे लोग मीठे बर्गर बेचने आ गए, तो हमें साथ कुछ ऐसी एड ऑन सर्विसेज देनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ सर्विसेज ऐसी देनी पड़ेंगी, या कोई पैकिंग अट्रैक्टिव करनी पड़ेगी, या साथ बोतल भी देनी पड़ेगी कि बाकियों से डिफरेंट हो सके। अब इस वक्त मीठे बर्गर हर जगह चल रहे हैं, लेकिन मजीद बढ़ नहीं रहे। जितनी मुल्क में आबादी थी हमने सब तक पहुंचा दिए मीठे बर्गर, अब डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे मीठे बर्गरों में। नहीं, फीके बर्गर तुमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा ना, हमने बेचने मीठे बर्गर ही हैं। अब फिक्रें क्या हैं? अब फिक्रें ये है कि हमने नीचे गिरना तो है, स्पीड जितनी कम हो सके। अब उसमें हमें ऐसी प्रमोशंस, ऐसे ऑफर निकालनी पड़ेंगी कि लोग जाते जाते भी चीजें हमसे बहरहाल खरीदें, और खर्चे कंट्रोल रखने पड़ेंगे। बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट की अब जरूरत ही नहीं रही है, क्योंकि हैवी एडवर्टाइजमेंट तो तब होनी थी जब लोगों को इस तरफ लाना था। और अगर कुछ चेंज कर लेंगे इसके अंदर, कोई शहद डाल लेंगे या कुछ और इनोवेटिव ले आएंगे, तो फिर दोबारा से ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन खर्चों का रट्टा लगाने की बजाय अगर बिजनेस बन के सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर याद हो सकता है। इन 4 फेजेस से रिलेटेड कोई सवाल है? पहले तो बताएं। ये
इन फेजेस की अकॉर्डिंगली कॉस्ट बिजनेस अगर एस्टिमेट कर रहा है तो ऐसा करने का बिजनेस को फायदा क्या है? एक तो मैंने भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में बता दिया कि जब लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो उनके पास पूरी पिक्चर होगी तो सही एनपीवी निकलेगी। और क्या फायदा है? अगर बिजनेस को पता है कि हम लॉन्च करने तो वाले हैं लेकिन इधर जाके आज से कुछ 7 साल बाद हमें एक हैवी खर्चा करना है तो वो अभी से उसके लिए पैसे जमा करना रख सकते हैं। फिर अगर उनको पता है कि ये 3 साल तो हमारे लॉस में रहने हैं, यहां पर हमें ज्यादा पैसे आने, तो फिर वो इन 3 साल के पैसे कहीं से खुद अरेंज करके पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हम लोग कर आए हुए हैं ये सिर्फ उसके फायदे लिखे हुए हैं। ये और हाँ, एक चीज हमें अगर ये पता होगा ना कि कहां कहां खर्चे बढ़ने हैं तो हम फिर पहले ही 10 साल का प्लान करते हुए उस फेज की प्राइस भी अभी से ही चेंज कर सकते हैं कि तब हम इतनी प्राइस चार्ज करेंगे, अब हम इतनी कर लेते हैं, अभी इतनी कर लेते हैं। तो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी बेहतर हो जाएगी अगर हमें इन सारे फेजेस के खर्चों का पता होगा तो। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, पढ़ लें, एक एक करके चल लेते हैं। जिस अंग्रेजी में कोई मसला हो तो वो बताता हूं। पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि अभी हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं। हमने जब तक सारे खर्चे नहीं अंदाजे लगाए होंगे तो हमसे सही डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। अगर हमने सारे खर्चों के अंदाजे सही लगा लिए होंगे तो एनपीवी नेगेटिव होगी तो हम छोड़ ही देंगे उसको। तो ये सारे खर्चों का अंदाजा लगाना हमें शुरू में ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प देगा। दूसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि हमने एनपीवी निकाल तो ली, पॉजिटिव आ गई, कदम बढ़ा लिया, लॉन्च कर दिया, लेकिन हमारे सामने इसकी पूरी जिंदगी की एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स हैं। तो हमारे पास यहां आके जो हैवी खर्चा करना है, हमारे पास दरमियान के 7-8 साल हैं, आस्ता आस्ता प्लान करते रहे कि वहां जाकर हम कैसे खर्चे कम कर लेंगे। हमें देखें, आपके घर वालों ने आपको ये सीए की पढ़ाई में डाला, या सीए की पढ़ाई तो सस्ती सी है, कोई और एजुकेशन देखते, मेडिकल हो गया है, मेडिकल हो गया, तो अब जो आप पे स्टूडेंट पे, आप तो खैर सीए के बच्चे हैं, जो कोई मेडिकल का बच्चा या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और अब्बा जी ने फंड्स की प्लानिंग करनी है तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस किस ईयर में अंदाजन कितना कितना खर्चा लगना है, उसके मुताबिक वो प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग करके शुरू करवा दिया, लेकिन साथ ही साथ जहन में ये भी चल रहा है कि वो जो चौथे साल फलाना खर्चा होना है ना, क्यों ना उसका ये जुगाड़ लगा ले। तो खर्चा सोच तो लिया था लेकिन साथ साथ जुगाड़े भी सोचना शुरू कर देंगे कि हम कैसे उस खर्चे को बचा सकते हैं। हमने पूरी लाइफ का खर्चा सामने सोचे होंगे तो साथ साथ हम ये भी सोचते रहेंगे कि कैसे उन खर्चों को कम करें। प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बता चुका। ये चौथा पॉइंट अच्छा, ये पढ़े जरूर बताता हूं। चौथे पॉइंट का मतलब है कि अगर हम लोग अभी सारी प्लानिंग कर रहे हैं और हम बेहतर से बेहतर फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीठा बर्गर बहुत जबरदस्त हम लोग फार्मूला सोच रहे हैं, लेकिन हमें साथ ये भी नजर आ रहा है कि अगर हमने इसको लॉन्च करने में देर की तो कोई और आ जाएगा, और कोई और आ जाएगा तो फिर हम कॉपी लगेंगे तो फिर वो पहली जगह बना लेगा। तो किसी और को पता चलने से पहले अगर हमारी चीनी अभी सही साफ नहीं भी हो पा रही है, करो लॉन्च, आस्ता आस्ता कर लेंगे इंप्रूव, ताकि हम बाकियों से पहले दुकानें खोल लें। बाकी आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट जरूर लाएंगे, लेकिन ये ना हो कि हम प्लानिंग परफेक्ट करने के इंतजार में हम लोग सोचते रह जाएं और बाकी लोग आ जाए। तो हम लोग प्लानिंग जरूर करें, लेकिन हमने ये भी ख्याल रखना है कि जल्दी करें ताकि दूसरों के आने से पहले हम मार्केट में जगह बना चुके हों। है जी, ट्रेडमार्क, लेकिन लॉन्च करेंगे तो फिर फायदा ना उसका, तो लॉन्च करें जल्दी। और ये मैं आपको पहले बता चुका कि ये सारी डिस्कशन उस बिजनेस के लिए भी है जिसने अभी मार्केट में कूदना है, उसको पता होना चाहिए प्रोडक्ट की जिंदगी का क्या फेज चल रहा है, और उसके लिए भी है जो अभी मौजूद हैं और उन्होंने उसके मुताबिक फैसले करने हैं। ये बस इतना लिखा हुआ है, ये भी गुजार लें एक बार नजर पे। टाइमिंग, मार्केट एंट्री एंड मार्केट एग्जिट, जो भी शुरू में की थी बात कि एग्जिस्टिंग लोगों के लिए भी ये टॉपिक काम का है कि हम निकलें या रुकें, और नए लोगों के लिए भी है। जी मौजूद है दुनिया में।
पढ़ रहे थे यार आप लोग। अच्छा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेट भी पूछा जा सकता है, साइकिल ऑफ कंपटीशन। ये समझ लें, एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और अब अभी अकेला ही दुकानदार था, सब अच्छा चल रहा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। फिर इसके कंपटीशन में 2-3 दुकानें और खुल गई। एक दुकानदार ने प्राइस गिरा दी, कस्टमर उधर को निकलने लगे। दूसरा दुकानदार आया, उसने क्वालिटी बढ़ा ली। तो अब जो एग्जिस्टिंग दुकानदार था उसको मुश्किल हो गई, तो उसको प्राइस भी कम करनी पड़ी, क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ी। अब कुछ अर्सा ऐसे ही चलता रहा, दुश्मनों ने भी यही सब अडॉप्ट कर लिया। कस्टमर को फायदा हुआ कि क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी कम है। काफी अर्सा गुजरने के बाद अब ये बिजनेसेस लड़ मर के तो खत्म होने वाले हो गए, उनसे काम चल नहीं रहा था, तो उन्होंने ना आस्ता आस्ता क्वालिटी गिरा ली, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं हो रहा। तो क्वालिटी करने से फिर क्या हुआ, कस्टमर नाराज होने लग गए, तो इनको फिर सेल प्राइस नीचे करनी पड़ी और बस फिर डिक्लाइन। ये पढ़ लें। हाँ जी, ये पढ़ें, जिस पे एक ही सवाल है। अब तक एमसीक्यूज तो चैप्टर खत्म करने के बाद करूंगा, ये इस पे एक ही सवाल है। ये है जी ऑटम 22, ऑटम 22 लाइफ साइकिल खत्म। बिजनेस के हैं 4 प्रोडक्ट्स अभी इस वक्त, और मेन खर्चे ये हैं। प्रोडक्ट ए के ऊपर अभी इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्सपैंड करने का और सेटअप करने का खर्चा हो रहा है। प्रोडक्ट बी विड्रॉल के खर्चे हैं। प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने का खर्चा हो रहा है, ग्रोथ। आइडेंटिफाई, ये आपने कर लिया आइडेंटिफाई, एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट। वो एक पैराग्राफ की अंग्रेजी छापनी, चारों को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ए करंट फेज फलाना, और फिर उस फेज का पैराग्राफ। प्रोडक्ट बी की हेडिंग, उसका फेज और उस फेज का पैराग्राफ। और यहां पर एक सवाल पूछना चाहिए था वैसे तो, लेकिन नहीं पूछा, चले खुद ही बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल। लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस होती है ना, वो ऑफिशियली ये 4 ही हैं, तो इसलिए हम इसमें ये नहीं कह सकते कि विड्रॉल स्टेज है, स्टेज है डिक्लाइन ही कहलाएगी। फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट, क्या प्रोवाइड 1 मोर कॉस्ट। और एग्जामिनर को पता था कि बच्चों ने लिखना है एडवर्टाइजमेंट, अदर देन एडवर्टाइजमेंट। तो प्रोडक्ट ए का क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन। तो मार्केटिंग के अलावा ये लिखने में चाहिए, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। और ग्रोथ के लिए, यानी मार्केटिंग के अलावा पीछे लिखा हुआ है ये, तो आप ये कह दें। यहां पर ये लिखा हुआ है तो ये ऊपर वाला कह दें। और डिक्लाइन के अंदर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो प्रोवाइड 1 मोर एग्जांपल। अच्छा, अब जो अगला है ना, ये जनरल है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप बिजनेसमैन बनके सोचें इन चारों के बारे में। फॉर ईच प्रोडक्ट, ये पार्ट बी में बेसिक है, 1 के लिए भी यही है, 2 के लिए भी यही है। फॉर ईच प्रोडक्ट सजेस्ट अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ये नहीं है कहीं किताबों में, बिजनेसमैन बनके सोचते हैं। प्रोडक्ट ए कौन सा फेज था, इंट्रोडक्शन।
तो इसमें इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इन्होंने कस्टमर्स को एंगेज करना है, इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट उन तक पहुंचे, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है और फीडबैक लेने हैं। तो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर मेन है कस्टमर से कनेक्ट करना। और दूसरा था कॉस्ट ऑफ विड्रॉल, डिक्लाइन। तो उसमें प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? डिस्काउंट्स ऑफर की जा सकती हैं, कोई और ऑफ सीजन प्राइसेस ऑफर की जा सकती हैं, कोई बाय वन गेट वन किस्म की ऑफर्स की जा सकती हैं। और तीसरा क्या था? ग्रोथ नहीं, मैच्योरिटी था। हाँ जी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करें या नीचे वाली मार्केट में चले जाएं। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल चौथा वाला, ये ग्रोथ था। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, हैवी मार्केटिंग करें, अपनी कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्केट की कवरेज हो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यही है। और अगला हिस्सा है इसका स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स और मार्केट सेगमेंटेशन। ये अभी ऐसे ऐसे हो जाएगा यार। अच्छा, वैसे करना तो मैंने वही है जो मुझे ठीक लगेगा, लेकिन फिर भी चले मशवरा कर रहा हूं आपसे। एमी, ये जो चैप्टर अभी कर रहे हैं ना हम, चैप्टर 7, ये तो परसों खत्म इंशाल्लाह। अब इसके बाद खत्म हो गया। अब इसके बाद ना एक थ्योरी है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक थ्योरी है वो भी है इंपॉर्टेंट। छोटा सा चैप्टर है वैसे, एथिक्स का, डिसीजन मेकिंग है। इसमें एक टकर मॉडल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो थ्योरी है, ये छोटा है, इसमें एक ही है सिनेरियो, 2-3 क्वेश्चन है उसके, और एक रहता है न्यूमेरिकल वर्किंग कैपिटल। ये न्यूमेरिकल है। ये 3 रहते हैं आपके, ये कोई 2 दिन तकरीबन, ये कोई 5 दिन कह लें, ये तकरीबन कोई 8 से 10 दिन कह लें। तो तरतीब बताएं, क्या न्यूमेरिकल कराऊं? देखिए, आपके 2 थ्योरी और एक न्यूमेरिकल रहता है, ऐसे ही। देखिए, करना तो मैंने अपनी मर्जी है। हाँ जी, मैंने अगर न्यूमेरिकल करा दिया तो आप घरों को चले जाएंगे। क्यों? एनर्जी आएगी। अच्छा, मेरा वैसे अपना फिलहाल जो हल्का हल्का सा मूड है वो ये है। चलो ठीक है फिर।